घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग समान अध्ययन की कक्षा में है जो 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में आज हम लोग भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग, हालांकि अन्य चैप्टर की तुलना में वो कम महत्वपूर्ण है, और जिसे हम हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल मंडल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन को इतिहास में देखने का प्रयास करेंगे। कक्षा की आगाज करता हूं, और हमारा आज का जो चैप्टर है ऊपर में लिखा हुआ था ही, और वह है जल मंडल। कौन सा मंडल है? जल मंडल। उसके बाद आपका भौतिक भूगोल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिन आप लोगों ने लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल की संपूर्ण व्याख्या देखी थी। हम लोग आज जल मंडल को देखेंगे, और फिर विश्व के भूगोल को थोड़ा संक्षिप्त रूपों में ही सही जान लेना चाहिए। एशिया के विषय में, जो सबसे बड़ा महादेश है, कंटिनेंट है, और जो कई भागों में बटे हुए हैं। 53 से अधिक देश इस कॉन्टिनेंट में, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया। भारत किस भाग में? भारत दक्षिण भाग में है, दक्षिण एशिया के भाग में। जबकि चीन, जापान जैसा देश किसमें है? तो पूर्वी एशिया के भाग में है। खैर, उन सब की परिचर्चा होगी जब विश्व के भूगोल की मैं आपको सामान्य समझ दूंगा। हम लोग फिलहाल जल मंडल में। आपकी जानकारी में है कि पृथ्वी एक क्या है? ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह है। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। और क्यों है? क्योंकि 2/3 इसका जल है। पृथ्वी का 2/3 जल है, और उस 2/3 का 97% क्या है? महासागर है। मतलब हमारे यहाँ 97% जो वाटर है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कितना है? 97%। लवणीय जल है। मीठे पानी का जल का स्रोत कितना है? 3%। इसलिए आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मीठे पानी का जल स्रोत कितना प्रतिशत है? तो 3% है। मीठे पानी का जल स्रोत कितना प्रतिशत है? तो आप वहीं से निकाल लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं भी है। आप केवल इतना याद रख लेंगे कि 97% हमारा क्या है? महासागर है। और महासागर का जल कैसा होता है? लवणीय होता है। लवणीय को पीने योग्य किस पद्धति से बनाते हैं? बताइए। लवणीय को पीने योग्य किस पद्धति से बनाते हैं? अरे आरओ पद्धति से बनाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग यहीं से आरंभ करते हैं, लिखते हैं जल मंडल में। पहली बात लिखिए, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है जिसका 2/3 भाग जिसका 2/3 भाग पानी से घिरा है, जल से घिरा है। जल से घिरा है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 71%, लगभग 71%। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, परसों बात कीजिएगा ऑफिस टाइम। हाँ हाँ, 11 बजे करीब में, वही समय। ठीक ठीक। आज हम लोग 71% जल से घिरा है। ठीक है, किससे घिरा है? जल से घिरा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं?
इसीलिए इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, नीला ग्रह कहते हैं। फिर लिखिए, इनमें 97%, इनमें 97%, 97%, इनमें 97% महासागर है। इनमें 97% महासागर है। किन में महासागर है? इनमें 97% महासागर है, जो 5 बड़े जल राशि के रूप में विभक्त है। जो 5 बड़े जल राशि के रूप में विभक्त है। जो 5 जल राशि के रूप में विभक्त है, जल राशि के रूप में विभक्त है, उसे महासागर कहते हैं। उसे महासागर कहते हैं। उसे महासागर कहते हैं। हम लोग बोलचाल में तो कह देते हैं समुद्र का दर्शन हुआ, नहीं, फिर कभी कहते हैं महासागर को देखे। लेकिन दोनों दोनों दो शब्द है। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो समुद्र भी अलग है, महासागर भी अलग है। महासागर ऐसा जल का राशि जिसका कोई ओर छोड़ ना हो, उसको महासागर कहेंगे। लेकिन समुद्र के साथ ऐसा नहीं होता है। तो महासागर में क्या है कि ऐसा जल का राशि जिसका कोई ओर छोर ना हो। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। और 3 महासागर के मूल बिंदु तो टिप्स पे होना चाहिए, विशेषकर उसमें जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा है, गर्त है, बहुत बेसिक बातें सब है, उसको तो ध्यान में रखना ही चाहिए। इसी क्रम में हम लोग पहले थोड़ा सा समुद्र को देख ले, तो लिखेंगे नोट समुद्र। समुद्र, समुद्र मतलब जलमंडल का वह भाग। देखिए, जलमंडल का वह भाग, जलमंडल का वह भाग जिसका एक तरफ महासागर हो, जिसका एक तरफ महासागर हो, जिसका एक तरफ महासागर हो, जिसका एक तरफ महासागर हो और तीन तरफ, और 3 तरफ जल से घिरा हो, 3 तरफ जल से घिरा हो, तो उसे समुद्र कहते हैं। मतलब उसका एक भाग किससे घिरा हो? जैसे अरब सागर, तो अरब सागर क्या है? समुद्र है। जैसे अरब सागर लिख दो, जैसे अरब सागर। अरब सागर। एक शब्द आता है खाड़ी। खाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं गल्फ। होता है, एक शब्द होता है बे, मतलब वो भी एक तरह से खाड़ी। तो पहले तो यह देखिए, बे मतलब मुहाना टाइप का होता है। खाड़ी क्या होता है? तो लिखिएगा नोट, खाड़ी। खाड़ी, गल्फ। गल्फ, गल्फ में लिख देंगे समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने के बाद, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने के बाद, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने के बाद, प्रवेश कर जाने के बाद ठीक है, प्रवेश कर जाने के बाद, प्रवेश कर जाने के बाद जो जल का क्षेत्र बनता है,
जो जल का क्षेत्र बनता है, जो जल का क्षेत्र बनता है, जो जल का क्षेत्र बनता है उसे उसे समुद्र का उसे उसे क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गल्फ। जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर दो भाग में बढ़ती है, एक गल्फ में ही बढ़ जाती है, दूसरा समुद्र में भी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में बढ़ जाती है, ठीक है कि नहीं? तो नोट में लिख दीजिए हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर दो भागों में बढ़ती है, दो भागों में बढ़ती है, ठीक है? कितने भाग में बढ़ती है? दो भाग में। एक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दूसरा अरब सागर, और दूसरा अरब सागर, ठीक है? कौन सागर? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। चलिए, ये एकदम बेसिक था। जल मंडल में इतनी जल संधि क्या होता है? दो जल राशि के बीच जो जोड़ने वाली एक काल्पनिक बिंदु है, कोई रेखा नहीं ना, कि रेखा एक रस्सी का रेखा हो उसको जोड़ देंगे, ऐसा तो होता ना। एक काल्पनिक बिंदु है, उस दो जल राशि को जो जोड़ देता है उसको क्या कहते हैं? उसको जल संधि कहते हैं। नहीं, जैसे पाक पढ़े हैं सब। मूल बिंदु पे आ जाइए फिलहाल, कि ये जल संधि को समय अंतराल हम पिछले कक्षा के क्रम में ही बहुत सारी बातों की जानकारी आपको हम दे चुके हैं। अब आता है कि जल राशि में महासागर में हमको क्या पढ़ना है? तो महासागर में इसके प्रकार को पढ़ना है। तो लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद अटलांटिक है। हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। कौन महासागर है? हिंद महासागर है। कौन महासागर है? हिंद महासागर है, ठीक है? हिंद महासागर है। इसके बाद अंटार्कटिक, और तब पांचवा है आर्कटिक, और पांचवा है आर्कटिक, ठीक है? कौन कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा नहीं है, पांच। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। और सबसे छोटा? 1 2 3 याद रखिए। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? यही इतना ही से आपका काम चल जाएगा। और इसी तीन महासागर के ऊपर आपको फोकस रखना भी चाहिए, ठीक है कि नहीं?
तब आइए नेक्स्ट, अब एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो जलमंडल का, जो जलमंडल का, जो जलमंडल का लगभग 48%, लगभग 48%, जो जलमंडल का लगभग, लगभग 48 नहीं कहो, 33% कहो, 1/3 है, आधा नहीं है, 1/3 है, 33%। ठीक है, ओके। इसमें एक जल संधि बड़ा इंपॉर्टेंट, और जल संधि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। बेरिंग, बहुत बढ़िया। इसके शीर्ष पर एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। जल संधि में 8-10 जल संधि जरूर याद रखना, ठीक है कि नहीं। पहले तो इस, अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो भारत के साथ ही पड़े किसका, श्रीलंका का पाक जल संधि, जो अक्सर परीक्षा में पूछता भी है। फिलहाल तो बेरिंग भी लिखो कि प्रशांत महासागर के शीर्ष पर एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग। तो लिखेंगे प्रशांत महासागर के शीर्ष पर जल संधि बेरिंग, जल संधि बेरिंग, बेरिंग है। कौन जल संधि है? बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। कहां कहां? और याद रखिएगा ये जल संधि जो है ये प्रशांत महासागर और किसको जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो नोट में लिख देंगे यह जल संधि, बेरिंग जल संधि, मतलब यह जल संधि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है, आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। तो खुद समझ जाइए कि कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं। तो बेरिंग जल संधि हम टिप्स पे रहना चाहिए कि बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? बेरिंग पीए, बेरिंग पीए, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? पहले तो हम लोग प्रशांत देखते हैं सबसे बड़ा, और इसके शीर्ष पर क्या है? बेरिंग जल संधि। और ये जल संधि हर तरह स्तर की परीक्षा में पूछा जाता है। ये छोटे स्तर में ही पूछा जाता है और बड़े स्तर में ही पूछा जाता है। पीए मतलब प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब इसका फीचर क्या क्या है? प्रशांत महासागर का 2-3 बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। एक कि गर्त के लिए जाना जाता है, गर्त मतलब डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, इसके कारण जानते हैं। दूसरा प्रवाल भीति, ठीक है, कोरल रीफ के कारण भी याद रखते हैं। और इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और तीसरा जलधारा है, वो तो जो जितने महासागर हैं उसमें गर्म और ठंडी, और लेकिन इसमें गर्म जलधारा भी बहुत है और ठंडी जलधारा भी, उसकी भी संख्या बहुत है। फिलहाल तो गर्त के कारण हम याद रखना चाहेंगे, तो लिखिएगा इसकी प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता गर्त है। गर्त या गहरी खाई, गर्त या
ट्रेंच, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेंच, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेंच। गर्त या गहरी खाई, गर्त या गहरी खाई, गर्त या गहरी खाई है, याद रखिएगा, गर्त या गहरी खाई, गर्त या गहरी खाई है। विश्व का सबसे बड़ा गर्त ट्रेंच मेरियाना है। देखेंगे विश्व का, लाल कलम से लिख दीजिए, पूछेगा तो वही, विश्व का सबसे बड़ा गर्त, विश्व का सबसे बड़ा गर्त मेरियाना है, मेरियाना, मेरियाना है, जो 11 किलोमीटर गहरा है, जो 11 किलोमीटर गहरा है। 11,000 मीटर, ऐसा नहीं कि परीक्षा में 11,000 मीटर दे दे तो इनमें से कोई नहीं पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? तो 11 किलोमीटर इक्वल टू 11,000 मीटर। तो इसके कारण हम लोग इसको याद रखने का प्रयास करते हैं, किसको? मेरियाना ट्रेंच को, मेरियाना ट्रेंच को। ये कहां है, किसके निकट है? फिलीपींस के निकट है। तो लिख देंगे यह ट्रेंच फिलीपींस के निकट, यह ट्रेंच फिलीपींस के निकट, फिलीपींस के निकट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस महासागर में पूर्वी चीन सागर विवादित भी है, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, इस महासागर में पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, जापान सागर, जापान सागर या बेरिंग, बेरिंग तो हो ही गया, बेरिंग जल संधि भी है, बेरिंग सागर भी है, लिख दो बेरिंग सागर अवस्थित, बेरिंग सागर अवस्थित, बेरिंग सागर अवस्थित है। क्या है? अवस्थित। चलिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि प्रशांत महासागर हो कि अटलांटिक हो कि हिंद हो, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है उसके कारण देखेंगे, और साथ में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, इसी दोनों के कारण हम याद रखने का प्रयास करते हैं। और यह भी याद रखिएगा, जिस क्षेत्र में, जिस पॉइंट पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आकर मिलती है, वहां पर मछली का एक प्रिय भोजन बनता है जिसका नाम है प्लैंकटन। जिसका क्या नाम है? प्लैंकटन। और यह भी याद रखिए कि उस क्षेत्र को बैंक कहते हैं, ठीक है। कई बैंक है, डॉगर बैंक है, ठीक है, कि ग्रैंड बैंक है। तो कभी कभी पूछता है, देखते होंगे, प्रश्न बनाते होंगे कि ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? डॉलर के लिए, यूरो के लिए, मछली के लिए, खनिज के लिए, मछली के लिए। तो बैंक में यहां डॉलर नहीं रखिएगा, यहां पर मछली रखिएगा। बैंक में क्या होगा? मछली, ठीक है कि नहीं? आज जो खान होगा वहां खनिज होगा। जैसे कैंडी का खान मलेशिया विश्व प्रसिद्ध है टीन के लिए। टीन एक खनिज है जिसके लिए मलेशिया प्रसिद्ध है। और मलेशिया में कौन सा खान है? कैंडी का खान। अभी हाल में भी चर्चा में आया किसी कारण से, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव के कारण। ये सब हिंदी समाचार पत्रों में इन सब खानों की चर्चा नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेजी समाचार पत्र को क्यों कहते हैं कि अंग्रेजी ठीक है तो पढ़िए। अंग्रेजी समाचार पत्र में कोई इशू वर्ल्ड में होगा, उसकी परिचर्चा जरूर कहीं ना कहीं छोटे बड़े में कर दी जाएगी। और परीक्षा में आपको लगेगा कि अचानक से कैंडी का खान क्यों पूछा, क्या औचित्य था? औचित्य था क्या कि उसका संबंध किससे है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से है, उसका वहां के लोगों के विरोध से है। और इस कारण से पूछ दिया कि कैंडी की खान किस लिए प्रसिद्ध है।
आपको लगा जा हो गया। एक बात तो हमेशा लिखते हैं कि मलेशिया टीन के लिए और रबर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है कि नहीं। तो खान तो रबर के लिए नहीं ना होगा, कुछ तो कॉमन सेंस भी होता है कि खान रबर के लिए नहीं ना होगा, खान होगा। हालांकि आज के यूट्यूब लाइव वाले में भी हम सेट कर दिए हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं, तो उसमें बनाइएगा ही। अब तो क्वेश्चन आउट हो गया, लेकिन शाम तक याद रह जाएगा तब ना। कैंडी, टीन, मलेशिया, याद रखना क्या है, काफी कठिन काम है। याद रह गया तो क्या दिक्कत है, सब चीज तो पढ़ लिए, बहुत सारी चीज पढ़ ली है, कितना याद है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन पे बल दीजिए, कॉपी के रिवीजन पे बल दीजिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हमने अभी आपको बताया गर्त, अब बताएंगे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ठीक है कि नहीं। तो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा का कारक तत्व क्या है, पृथ्वी की घूर्णन। पृथ्वी जो घूमता है अपने अक्ष पर, उसके कारण भी गर्म और ठंडा कई फैक्टर्स होते हैं। लेकिन पहले ही मैंने कहा कि यह नन कमीशन की कक्षा है। आपको अभी कुछ दिन पहले ही कमीशन में आपको 2.25 घंटा हम जलमंडल पढ़ाए थे, और सिर्फ हम जलधारा के ऊपर फोकस किए थे। तो हर जगह का क्या होता है, कहीं पर विस्तार होता है, कहीं पर कम हो। तुम शायद किया होगा, ठीक है कि नहीं, जो महान विद्यार्थी वो करता होगा। जो आज क्या बात है, तुम्हारा हवा उड़ा हुआ है चेहरे का, ठीक है ना, तबीयत वबीयत ठीक है ना, अच्छा ठीक है। नहीं होता है कई बार कम सोता है बच्चा, उसके कारण भी होता है। आज जैसे विवेक बाबू आ गए हैं, क्योंकि अब बेचारे के पास कुछ रहा नहीं, आईपीएल समाप्त हो गया। मतलब कुछ रहा नहीं का मतलब क्या था, पहले क्या था, आज से कुछ दिन पहले आप लोग के पास आईपीएल था नहीं, समय कटने का भरपूर साधन था। अब समय काटने जाइएगा कहाँ, अब तो हाँ, तब तो फिर लक्ष्य है। अब आज पता नहीं क्या होगा, शारजाह क्या नाम है उसका जी, हैदराबाद जीतेगा कि कलकत्ता जीतेगा, ठीक है कि नहीं। हालांकि हमको तो लगता है कि हैदराबाद का थोड़ा चांस बनता है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि कलकत्ता क्या है कि एक आध दो खिलाड़ी पे आधारित है। सुनील नारायण चल गया तो जीत गया, आज सुनील नारायण नहीं चला तो इसके बाद कोई चलने उलने वाला नहीं रहता है, एक आध दो खिलाड़ी के ऊपर है। लेकिन इसमें हैदराबाद में क्या है कि 4-5 खिलाड़ी है, अभिषेक नहीं तो हेड नहीं तो क्या क्या बोलो, क्लासन नहीं तो नीतीश रेड्डी। देखे देखते हैं, हमको नहीं याद था नीतीश रेड्डी है इस टीम में, इसको याद था, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये जान रहे थे कि 4-5 खिलाड़ी टैलेंटेड खिलाड़ी है बैटिंग में। खैर मूल में आ जाइए, बैटिंग को अभी गोली मारिए, आप बॉलिंग को भी अभी गोली मारिए। अभी हम लोग है गर्म जलधारा में, तो लिखिएगा प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा निम्नलिखित ठीक है, जैसे एकदम याद रहना चाहिए, अलास्का, क्यूरोसियो लिखो ना, क्यूरो लिखो ना, क्यूरोसियो। अल्यूसियन आलूसियन लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि होगा अल्यूसियन, ठीक है। अल्नीनो तो भूलना ही नहीं है, अल्नीनो से हमारी मानसून भी प्रभावित होती है। हालांकि इस बार आईएमडी पूना का रिपोर्ट है कि हमारी मानसून नहीं प्रभावित होगी, और यही 25 मई है जब पहली मानसून की फुहार होगी, और उसको हम लोग मानसून ब्रस्टिंग कहते हैं, जो नहीं हुई है अभी तक। हो गई क्या, केरल में नहीं ना हुआ है, कल रात में नहीं ना हुआ है, होने की यही 25 से 31 के बीच होती है, 1 तक मैक्सिमम। और बिहार में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करती है, जब अचानक से बादल काले काले हो जाएंगे। इसी जगह हम पढ़ाते रहेंगे, बादल काले काले हो जाएंगे, बहुत धीरे से मानसून आता है, हवा तुरंत बदल जाता है, ये गर्म हवा ठंडी हवा में बदल जाएगी। हम कहेंगे जितनी जल्दी हो घर पहुंच जाओ, क्योंकि ये मानसून की वर्षा है, 2 घंटे से पहले छूटेगी नहीं। सामान्य वर्षा क्या होता है, अभी यदि काले बादल घुमर गए
पानी हो गई तो 10-15 मिनट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मानसून की वर्षा पहले तो हम लोग देखते थे बचपन में कि सुबह से जो शुरू होता था वो शाम तक होते रहता था। अब तो ऐसा वर्षा होता भी नहीं है, अब तो घंटा 1.5 घंटा में क्या होता है, खत्म हो जाता है। चलिए खैर, उसको हम लोग मानसून बस्टिंग कहते हैं, ठीक है कि नहीं फिलहाल। और हमारे यहाँ अधिकांश वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कोरोमंडल के तट पे जो वर्षा होती है किस समय, जाड़े के दिनों में वो उत्तर पूर्वी होती है। और ये वो समय है कि जब आपका पूर्वी तट पर क्या आता है, तूफान आता है। और अभी हाल में तूफान आने की संभावना है जिसका नाम है रेमल, जिसका नाम है रेमल। तो मैं कहता भी हूं पिछले साल का तूफान चला गया, पिछले साल का तूफान अब खत्म, अब नए साल का तूफान पे नजर रखो, ठीक है कि नहीं। क्योंकि नया साल का इसी को कहते हैं समसामयिक ज्योग्राफी, ठीक है कि नहीं। हालांकि पिछले साल का भी अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस जो 20 साल परीक्षा दोगे तो स्वाभाविक है कि उसको वर्तमान के संदर्भ से जोड़कर देखिए। इसी क्रम में मैंने अभी आपको जानकारी में दिया, फिलहाल तो हम लोग हैं अल नीनो में, तो लिखिएगा अल नीनो, अल नीनो, अल नीनो लिखो ना, अल नीनो। तो ये गर्म जल धारा है, ये कैसी जल धारा है। और अल नीनो की धारा जो है, एक मिनट रुक जाना, वर्टिकल लिखे हो कि हॉरिजॉन्टल लिखे हो, वर्टिकल लिखे हो तब तो बहुत अच्छा है। अल नीनो की जलधारा दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा है, और जितनी जलधारा अभी गर्म का बताए हैं सब उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो आपको इस तरह से हम कहते भी हैं कि कोई भी चीज लिखो तो थोड़ा सा आप वर्टिकल लिखने में ज्यादा याद रहता है। और तुम हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो क्या हो गया, साफ हो गया होगा। अब हमको नोट में लिखाना होगा तो लिखो नोट। इन चारों में केटोले है, 4 है कि 5 है, इन चारों में अल नीनो की धारा ही दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। अल नीनो की धारा ही, अल नीनो की धारा ही दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। और शेष सभी उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, और शेष सभी उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। एक लाइन में ये भी तैयार हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, ठीक है। तो ये हुआ गर्म, ये क्या हुआ, गर्म। कौन कौन है गर्म में, हाँ अभी एक चीज अभी बता रहे थे कि क्यूरोसियो जब आयोसियो से मिल जाता है तो क्या बनाता है, प्लैंकटन। तो आयोसियो क्या है, ठंडी जलधारा है, और आयोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो अब लिखेगा ना, गर्म होल लिख लिए। हमने कहा था ना कि महासागर जब भी पढ़िए तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता पढ़िए, और दूसरा पढ़िए कि उसका गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा पढ़िए। तो गर्म जलधारा तैयार हो गया। गर्म जलधारा के भी 2 भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक ही जलधारा है गर्म, और वह है अल नीनो, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कॉपी में, प्रीवियस कॉपी में 15 दिन 20 दिन पहले सब लिखा हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे लिखिएगा। ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा लिखिएगा। ठंडी जलधारा में सबसे पहले लिख लीजिए कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, आयोसियो की जलधारा, आयोसियो, कैलिफोर्निया की जलधारा, आयोसियो की जलधारा, आयोसियो की जलधारा, आयोसियो, ओखाटस्क, ओखाटस्क की जलधारा। ये तीनों उत्तरी प्रशांत महासागर का है। ओखाटस्क की जलधारा, ये तीनों किसकी जलधारा है, उत्तरी प्रशांत का, उत्तरी प्रशांत का। दक्षिणी प्रशांत का ठंडी जलधारा का क्या नाम है, ला लीना और
पेरू या हम्बोल्ट, तो लिखेंगे दक्षिणी प्रशांत का ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट या पेरू, हम्बोल्ट या पेरू एवं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये तीनों जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा दक्षिणी का है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का। ये तीनों किसका है? दक्षिणी प्रशांत महासागर का है, ठंडी है। ठीक है, तो तुम गरम याद कर लो, पहले तो गरम ठंडा याद कर लो। गरम ठंडा जब याद हो जाए तो उत्तरी प्रशांत महासागर याद कर लो, दक्षिण को छोड़ दो। तुम पूरा का पूरा याद कर लोगे तो बड़ी आसानी से उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे, नहीं कर लोगे। और अभी बता रहे थे कि क्यूरोसियो गर्म जलधारा और आईओसीओ ठंडी जलधारा, देखो है ना दोनों, और ये दोनों का मिलन कहां होता है? जापान के तट पर। और जापान के तट पर इसलिए जापान विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है नॉर्वे के बाद। आफ्टर नॉर्वे विश्व का सबसे बड़ा सागरीय मछली का जो भंडारण क्षेत्र है वो कौन सा है? नॉर्वे के बाद जापान। ठीक है कि नहीं? नॉर्वे में एक समुद्री आकृति भी पाई जाती है जिसका नाम है फियोर्ड। जिसका क्या नाम है? फियोर्ड। कभी कभी पूछता भी है कि समुद्र तटीय विशेषता फियोर्ड किस देश में देखा जाता है समुद्र के किनारे? तो नॉर्वे में। फिलहाल अभी हम नॉर्वे में नहीं है, हम लोग अभी जापान में थे, और जापान में भी नहीं थे, हम लोग अभी थे क्यूरोसियो और आईओसीओ को मिला रहे थे। तो कहां मिला रहे थे? जापान के तट पर। क्यों मिला रहे थे? मछली का निर्माण करवा रहे थे, बैंक का निर्माण करा रहे थे जहां प्लैंकटन बनता है। और ज्योग्राफी में बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? ज्योग्राफी में बैंक मछली के लिए प्रसिद्ध है, ज्योग्राफी में बैंक मत्स्य संग्रहण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो नोट लिखो, नोट लिखिए, क्यूरोसियो और आईओसीओ, क्यूरोसियो और आईओसीओ, क्यूरोसियो और आईओसीओ जापान के तट पर मिलती है। दोनों गर्म और ठंडा जापान के तट पर मिलती है। क्यूरोसियो और आईओसीओ, क्यूरोसियो और आईओसीओ आईओसीओ कहां मिलती है? जापान के तट पर मिलती है, जापान के तट पर मिलती है एवं बैंक का निर्माण करती है। बैंक का निर्माण करती है क्योंकि यहां प्लैंकटन की अधिकता होती है, क्योंकि यहां प्लैंकटन की अधिकता होती है, क्योंकि यहां प्लैंकटन की अधिकता होती है, प्लैंकटन की अधिकता होती है, क्योंकि यहां प्लैंकटन की अधिकता होती है जो मछली का प्रिय भोजन है, जो मत्स्य का प्रिय भोजन है, जो मछली का प्रिय भोजन है। क्योंकि गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो किसका निर्माण करती है? प्लैंकटन का निर्माण करती है। और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसलिए इसको बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में इतनी बात यदि पच जाए, सारी समस्या के जड़ में क्या है? पचना। पच जाए तो बल्ले बल्ले। अब दूसरा महासागर कौन सा है? दूसरा महासागर है अटलांटिक, तो लिखो अटलांटिक। अब प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग पढ़े थे परसों तरसों, रिंग ऑफ फायर कहते हैं,
पढ़े थे ना। सबसे ज्यादा भूकंप आता है, तो जो पढ़ लिए हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्मरण जरूर दिलवा देंगे कि इन सब संदर्भों को, फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, लगभग 16%, लगभग 16%, लगभग 16%, लगभग 16% है। इस आकार का है, इस आकार का, एस एस, हाँ। अब वो है त्रिभुज आकार का, ये है एस आकार का, इस आकार का है, जो पश्चिम में अमेरिका और पूरब में यूरोप और अफ्रीका से घिरा है। पश्चिम में अमेरिका और पूरब में यूरोप और अफ्रीका से घिरा है। इसको सीखना हो, ठीक है कि नहीं, तो मैप का आजकल आता है, उसका कूट का बना हुआ, खाली खाली रहेगा पूरा मैप, कूट रहेगा, आकार बना हुआ, यूरोप का आकार, अफ्रीका का आकार, और उसको सेट करना है। तो सेट कर लोगे, 5 बार सेट कर लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, यूरोप किधर है, ठीक है। इसके बाद देश किधर है, उसमें वो भी है सेट करना, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि अपनी बेटी के पास जो 5th क्लास में है, उससे कुछ भी पूछते हैं वर्ल्ड मैप में या इंडिया में, तो फट से बता देती है, फट से सेट कर देती है, ठीक है कि नहीं। उसको कहेंगे हवाई द्वीप दिखाओ, तो तुरंत ले जाएगी अमेरिका इधर, फटाक से। तो 10 बार वो प्रैक्टिस कर ली है, तो जब वो बच्चा जो है 10 बार में, तो तुम्हारा तो मस्तिष्क जागृत है, ठीक है कि नहीं। 100-200 में देता है, सीखना हो ऐसे। अभी तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया किधर है, यूरोप किधर है, फिर अफ्रीका किधर है, अमेरिका किधर है। दोनों अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये महासागर दोनों से घिरा है। किधर है, तुम्हारे दिमाग में माइंड मैप बन ही नहीं रहा है। तो एक उपाय वो भी है, एक तो रेगुलर 60 दो, 60 के देखो। अब तो बड़े हो गए हो, तो वो सब तो बच्चों के खेलने के लिए, सबको तो इंगेज करने के लिए है कि तत्काल उसको खरीद के दे दिया गया और खेलते खेलते बहुत कुछ सीख ली, ठीक है कि नहीं। इतना भयंकर भयंकर सीख ली कि हम ही से पूछने लगी कि बताओ पापा तुर्कमेनिस्तान किधर है, सेट करो। अब वो मैं उसमें सेट ही नहीं कर पा रहा था, इतना चीज है। मान लिया हर देश का इतना, कोई छोटा है कोई उतना। अब वो 52 इतना बड़े, उतना देशों में से उतना उसके पास था। अब उसमें हम कहाँ निकालते कि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान किधर है। हम बता देते हैं बेटा तुमको यहाँ पर है, नहीं इसमें से खोजो, ढूंढो। अब वो 52 में से कूट का बना हुआ हम कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है कि नहीं। तो बहुत अच्छा, मतलब हमको लगा कि बच्चों के खेल के लिए बड़ा साइंटिफिक चीज है, ठीक है कि नहीं। खैर चलिए मूल में आ जाइए। तो मूल, यदि तुम्हारे पास कॉन्सेप्शन नहीं होगा तो एक कंसेप्शन, ये भी एक माध्यम है कि उसके माध्यम से भी तुम सेट कर सकते हो और समझ सकते हो। यही रोग रेगुलर नहीं देख पाते हो तो पार्ट टाइम में होता है ना, लोग लूडो खेलता है, नहीं लोग शतरंज खेलता है, तो वही खेल लो 10 मिनट, 10 मिनट में तो हो जाएगा। एक बार जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो वही अटलांटिक महासागर जो है, कहाँ है अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या है, दोनों अमेरिका है। देखोगे तो अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूरब में यूरोप, अफ्रीका है। तो यही आपको ध्यान में इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन रखना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या, उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी गर्थ, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कटक। कटक का मतलब होता है कि पहाड़ी, समुद्र के भीतर की पहाड़ी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है अटलांटिक कटक। तो वो तो यदि कुछ दूसरा नाम रहता तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो लिखेंगे इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता कटक, अटलांटिक कटक। इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता अटलांटिक कटक, अटलांटिक कटक।
अटलांटिक कटक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कई द्वीप चर्चित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कई द्वीप चर्चित है। कई द्वीप चर्चित हैं, जैसे 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 बरमुडा द्वीप। बरमुडा द्वीप कौन द्वीप? बरमुडा। बरमुडा द्वीप। बरमुडा द्वीप कौन द्वीप? बरमुडा द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप यहां किसको रखा गया था? बताओ जी। नेपोलियन को। गुड, ब्रैकेट में लिख दो, यहां नेपोलियन को कैद करके रखा गया था इसी द्वीप में, सेंट हेलेना द्वीप में। विविधा है, सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को कैद कर रखा गया। तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया जी विवेक इस साल के लिए? ठीक है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग कैसा है? मैथ अच्छा है, रीजनिंग ठीक है। अब बस पास कर गया तुम, नौकरी तुमको ग्रेजुएशन होते ही मिल जाएगी। अभी नहीं कि प्रशंसा कर दिए जाके सूत गया कहीं 1 महीना, ये भी ना दिक्कत हो जाता है। बच्चा सबका पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रशंसा इसलिए जल्दी नहीं करते हम। कहाँ थे हम लोग? हाँ, सेंट हेलेना। सेंट हेलेना द्वीप में किसको रखे थे? किसको रखे थे? किसको रखे थे? नेक्स्ट, सेंट हेलेना द्वीप लिख लिए ना? है तो बहुत द्वीप, बॉबेटा द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है, लेकिन उतना नहीं लिखो। बरमुडा जरूर लिखो, बरमुडा और सेंट हेलेना। सेंट हेलेना इसीलिए लिखाए हैं कि विविधा भी है, पूछता भी है कि नेपोलियन को कैद कर किस द्वीप में रखा गया था। कौन से महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। तो दोनों दोनों तथ्य तैयार हो गए। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, ध्यान में रखें इस महासागर में टेलीग्राफ पठार है। टेलीग्राफ पठार है। टेलीग्राफ पठार है। टेलीग्राफ पठार का मतलब होता है यहां कि इस महासागर में कुछ आगे जाइएगा, जिसको हम 55 डिग्री अक्षांश कहते हैं, उसके पास अटलांटिक महासागर बहुत चौड़ा हो जाता है, और उसी कारण से उसको विश्व महासागरीय मंच पर हम टेलीग्राफ पठार के नाम से जानते हैं। तो कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि टेलीग्राफ पठार का संबंध निम्नलिखित में से किस महासागर से है? तो किस महासागर से है? तो अटलांटिक महासागर से। उसको घेर लो। अभी तक कभी पूछा नहीं है, पूछेगा तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी कि टेलीग्राफ पठार का संबंध, ऐसा नहीं कि टेलीग्राफ पठार का संबंध अमेरिका से है। पूछेगा कुछ, अब मार दिएगा इनमें से कोई नहीं। टेलीग्राफ पठार का संबंध अटलांटिक महासागर से है। अब आइए, इसके अलावा इसमें कई खाड़ी भी है। इस महासागर में कई खाड़ी है, जैसे तो लिखेंगे इस महासागर में कई खाड़ी है, जैसे हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, और उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर एवं 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 भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। अब नहीं पूछोगे कि महासागर में सागर क्या है सर, समुद्र क्या है, खाड़ी क्या है। ठीक है, इसलिए शुरू में ही उस तीनों टर्मिनोलॉजी को मैंने क्या कर दिया, बता दिया।
जिससे कि वस्तु स्थिति क्लियर रहेगी कि भूमध्य सागर का संबंध किस महासागर से है या उत्तरी सागर का संबंध किस महासागर से। अच्छा ये भी याद रखिए, इसमें बाल्टिक सागर के किनारे जो जो देश है उसको होमवर्क कीजिए तो जाकर के तो लिख लीजिए, बाल्टिक सागर के किनारे के देश, नोट में लिख दीजिए बाल्टिक सागर के किनारे के देश। ठीक है, किनारे के देश। अब कॉपी के ऊपर में एक और लिख दो, मेरे मन में आया कैस्पियन सागर वाला देश भी याद रखना, कैस्पियन सागर के किनारे वाला देश, कैस्पियन सागर और लाल सागर के किनारे वाला देश। हाँ बस आज इतना ही होम टास्क है, होम टास्क समझे। हाँ घर पे जाकर के हाँ देखना कैस्पियन सागर कहाँ है और कौन कौन से देश इसके तहत है, इसके तटीय किनारे पे कौन कौन से देश हैं। ठीक है, अभी लाल सागर चर्चा में भी है, कैस्पियन सागर चर्चा में रहता ही है। हम यदि बता दे तब तो काम बहुत आसान है, मेरे लिए तो 1 मिनट है लिखाने के लिए, लेकिन मजा नहीं आएगा सर। हम लोग को तो मजा आएगा ना, हम लोग को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर। वही तो हम चाहते हैं कि 10 मिनट थोड़ा सा जा करके देखो, ताक झाक करो कि कैस्पियन सागर, पहले तो कैस्पियन सागर ढूंढोगे तो 2-3 मिनट उसमें लगेगा, फिर 5 देश है उसको ढूंढोगे। ठीक है कि नहीं, चलिए आगे चलिए। हम लोग अभी हैं अटलांटिक महासागर में, हम लोग अभी कहाँ हैं, और मैंने कहा है कि कुछ भी अभी पढ़ेंगे महासागर में, लेकिन बिना गर्म और ठंडी जलधारा का तो जाना ही नहीं है, वो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिखेंगे गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। दो ही जलधारा सबसे इंपॉर्टेंट है अटलांटिक का, कौन, गल्फ स्ट्रीम, वेरी गुड। और दूसरा लिखेंगे 2 जलधारा गर्म, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम ऑफ फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा। हाँ जी, कुछ और लिख लोगे, गुस्सा होगे नहीं ना। रेनेल, नॉर्वे, ठीक है, रेनेल, नॉर्वे, ब्राजील, एंटीलीज, एंटीलीज लिख लो, तुम अच्छे से लिख लेना, तुम इसको कह रहे हैं बेचारी कितना कितना दिन पे आती है, लिख लो। आज जाओगी तो फिर 2-3 दिन के बाद ही है, तो अच्छे से लिख लो। हाँ, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा। अभी सब दिन आ रही हो, एग्जाम था किस चीज का, तो कौन सा 2 जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम और, गल्फ स्ट्रीम और, सबको भूल जाओ, रेनेल, ब्राजील, एंटीलीज, ये सब क्या है, सब भूल जाने वाला धारा है, तत्काल भूल जाना है। तत्काल क्या याद रखना है, माने इस, यदि घर जाना है तो कुछ पूंजी रहना चाहिए ना घर जाने का, तो तुम्हारे पास पूंजी क्या है, गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा में कौन सा, गल्फ स्ट्रीम और, गल्फ स्ट्रीम और सब लिख लेना है समय रहते, या जब लिखा है तो कोई कुछ ना कुछ तो इसका औचित्य तो होगा। कभी आपको दे दे के निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है या अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो वहां पे एलिमिनेशन प्रोसेस में तो बनाने की स्थिति में रहिएगा ना कि ब्राजील, रेनेल, एंटीलीज ये सब भी जलधारा आपकी अटलांटिक महासागर की जलधारा थी, जो गर्म जलधारा थी, तो थोड़ा बनाने की स्थिति में आ जाइएगा। नहीं सुने रहिएगा तो क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आइए ठंडी जलधारा, एक ही जलधारा ठंडी में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर, वेरी गुड। तो लिखो लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर। 2 जलधारा मेरे तरफ से गिफ्ट है, गर्मी गिफ्ट, मॉनसून गिफ्ट। हाँ, एक है बेगुएला, दूसरा है कनारी। बेगुएला, बेगुएला और कनारी। बेगुएला ये मॉनसून गिफ्ट है,
आजकल चल रहा है ना बाजार में। हाँ, मॉनसून गिफ्ट, वेगुएला, कनारी, फॉकलैंड, फॉकलैंड, कॉनलैंड, फॉकलैंड, ठीक है, कॉनलैंड, फॉकलैंड, ठीक है। तो ये आपका, ये जलधारा जो है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसमें? लेब्राडोर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लेब्राडोर। लेब्राडोर दो याद रखना हो तो गल्फ स्ट्रीम और नहीं, लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम और तो गल्फ गर्म है, लेब्राडोर जो सबसे ज्यादा अभी तक पूछा है। हम तो 1990 से क्वेश्चन देखते हैं ना, तो 1900 या यूं कहिए कि यूपीएससी का क्वेश्चन 1983 से, पीटी की शुरुआत 1983 में ही आपका हो गया था यूपीएससी में, और सब आयोग जो है एसएससी आर्मी कमीशन वगैरह 90 के बाद शुरू किया, ठीक है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव की शुरुआत जो हुई 1990 से हुई, तो मैं तो उस समय से देखता हूं, तो अधिकांश टाइम 90% टाइम क्या पूछा है? गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम या, तो इसको एकदम कंठाग्र कर लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ पहले तो ये दोनों जलधारा अटलांटिका, तब गर्म ठंडा, तब क्या करना है? इसमें गर्म कौन है? गल्फ है, गरम गल्फ, गरम गरम, और दूसरा अपने आप ठंडा हो जाएगा, खत्म हो गई बात है। तो अटलांटिक आपका क्या हो गया? समाप्त। तो अटलांटिक में गर्म और ठंडा जलधारा, ठीक है कि नहीं। बता तो दिया 8-10, लेकिन 2-3 तो कम से कम टिप्स पे रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं, जिसपे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब आता है तीसरा, कौन सा है जी? हिंद महासागर, जिसके किनारे हम लोग हैं, तो लिखेगा हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, इसके उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका, दक्षिण में अंटार्कटिका, और पूरब में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां ज्वालामुखी, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां ज्वालामुखी नहीं है। देखो ना, पूरब में ऑस्ट्रेलिया, पूरब में ही आएगा ना, फिर इसीलिए ना कहें कि मैप जाके देखो। अब पश्चिम में अफ्रीका, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। यदि देखिएगा इसकी भौगोलिक बनावट, तो एक तरफ प्रशांत है, दूसरी तरफ अटलांटिक है। इसका जो बनावट देखिएगा हिंद महासागर का, तो एक तरफ क्या है? प्रशांत है, दूसरी तरफ क्या है? अटलांटिक है। अब हिंद महासागर के विषय में लिखेंगे। हिंद महासागर में, हिंद महासागर विभिन्न द्वीपों के कारण याद रखे जाते हैं। विभिन्न द्वीपों के कारण, द्वीप समझते हैं ना, कि चारों ओर सागर और बीच में स्थल, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। मौका मिले तो लक्षद्वीप जरूर जाइए। एक तो सबसे पढ़ा लिखा भी है, जनसंख्या भी कम है, सभी तरह के नवाचार भी हैं, और खूबसूरत भी है। अंडमान निकोबार में थोड़ा सा नरभक्षी जनजाति भी है, तो कहीं आप, तुम निश्चिंत रहो, तुमको कुछ नहीं करेगा वो। ये देख रहा है कि मेरा क्या होगा, तुमको बुझेगा कि मेरे ही प्रजाति का है, ठीक है कि नहीं। तो गोरा गोरा आदमी को देखकर वो सब पागल हो जाता है, और काला काला आदमी को देखकर बुझता है मेरा ही है कोई, ठीक है कि नहीं। तुम भी मत जाना, तुमको तो जैसे चूजा होता है ना, चूजा जैसे तुम खाता होगा चूजा को, उसी तरह से वो सब जो है तुमको चबा जाएगा, कच्चे चबा जाएगा। इसीलिए सॉम्पेन, सेंटिनलीज, ठीक है कि नहीं, ये सब से, जॉर्वे, ये सब से क्या करना है? बच के रहना है। आगे चलो। हालांकि अब सब जो है मुख्य धारा में जुड़ रहा है, अब बिस्किट ये सब खाने लगा है सब। अब मिल्क बिकिस खाता है, धीरे धीरे उसका भी मेटामॉर्फोसिस की जा रही है, ठीक है कि नहीं। एक बार हुआ कि जंगल से उसके एक व्यक्ति को, युवा को पकड़ के ले गया पुलिस, इसका उसको हॉस्पिटल में रखा, बिस्किट विस्किट खिलाया, दूध दूध पिलाया। इसके बाद तो वो बहुत अपने आप को अलग दुनिया में महसूस करने लगा। इसका फिर उसको उसके समाज में जाके छोड़ दिया। अब उस समाज में जाके छोड़ दिया, अब उसको, वो अपने समाज को क्या करने लगा?
शिक्षित करने लगा। तो एक तरीका यह भी है शिक्षित करने का कि तुम जो जाओगे तो तुमको खतरा रहेगा, ठीक है कि नहीं। और वो जो उसके समाज का व्यक्ति जाएगा तो क्या करेगा, उससे वो कुछ कुछ धीरे धीरे सीखे। बनरवा तो बनरवे से न सीखता है, नहीं तो ये जो है ये अपने ही प्रजाति के लोग से सीखेगा ना, ये इसके साथ सीखेगा, ठीक है कि नहीं। शेर शेर के साथ सीखेगा। ये क्या है, आईपीएल एक्सपर्ट है तो आईपीएल वाला को खोजेगा ये, ठीक है। इसको देखो ये भूसकौल नहीं है, ठीक है। इसको क्रिकेट का जितना जानकारी है उतनी जानकारी हम लोग को भी नहीं है। इसका मतलब है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप समय देते हैं, वो आपके गिरफ्त में है, उस पर अच्छा नॉलेज। अभी कौन पहुंचा है जी फाइनल में, देखो ना बन रहा है बन रहा है। अब दोनों टीम का कैप्टन कौन है हमको नहीं पता है। कलकत्ता नाइट राइडर्स का कौन है कैप्टन जी, से देखो हमको नहीं पता है, ठीक है कि नहीं। इसको पता है हैदराबाद का, बहुत अच्छा, हमको नहीं पता है। कितना खुश हो रहा है, एकदम आनंदित है, गुरु जी को पते नहीं था। और जब आईपीएल का जन्म नहीं हुआ था तब से हम देखते हैं, उस समय तुम होगा इतना चूजा था, इतना टाइप का। 2007 से जन्म हुआ है ना जी, 8 से, हाँ ठीक है। ललित मोदी जन्म दिया था इसको, हमको याद है, ठीक है कि नहीं। उस समय आज से 14 कितना साल हो गया जी, 16 साल। 16 साल पहले ही कितना बड़ा होगा इस ढंग से, कितना साल है जो तुम्हारे 17 साल के हो, तब 1 साल का होगा, ठीक ही तो कहे चूजा था। हम ही को बता कितना खुश हो रहा है कि सर श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, गुरु बात कहीं का। लिखो आगे। हम लोग, अच्छा उस पर राजस्थान रॉयल्स जीता था फर्स्ट, वाह बहुत अच्छा। तो आप पकठाया हुआ है ना, आप आज के थोड़े ही हैं। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग बड़े अच्छे जगह पे, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में कई द्वीप है, उसके कारण हम लोग याद रखते हैं। तो लिखेंगे हिंद महासागर कई द्वीप के लिए जाना जाता है। जैसे इसका सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, इसका सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। मेडागास्कर एकदम पूछता है, मेडागास्कर। लेकिन याद रखिएगा रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रणनीतिक दृष्टि से एक द्वीप बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और उस द्वीप का नाम है डियोगो गार्सिया। क्या नाम है उसका, डियोगो गार्सिया। तो लिखेंगे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण डियोगो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में ही, हिंद महासागर में ही, हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। कहां है, हिंद महासागर में है। अब इसका इंपॉर्टेंट कौन सा गर्म और ठंडा है, तो लिखिएगा हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है, तो लिखेंगे हिंद महासागर की महत्वपूर्ण जलधारा अंगुलहास और मोजाम्बिक, अंगुलहास और मोजाम्बिक गर्म है, अंगुलहास और मोजाम्बिक गर्म है, गर्म है। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका जलमंडल क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है कि नहीं। अब जलमंडल में आपको
सागर महासागर का अथवा नदी है, थोड़ा सा झील है, उसको लास्ट में विविधा में हम लोग देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जैसे झील में आपका कैस्पियन सागर है, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे गहरा है बैकाल झील, ये सब तो ऐसे ही आदमी पढ़ लेता है, ठीक है। नदियों में नील नदी है, ये सब सब किसका पार्ट्स है, ये सब आपका जल मंडल का ही पार्ट्स है, ठीक है कि नहीं। जिसको आप ऐसे ही आपको पीपीटी भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो कहिए तो लिखा देंगे अन्य बातों में, लेकिन पहले इसके अन्य बातों में इससे संबंधित बातें ही होती है। तो इस तरह से आपने इस तीनों जलमंडल को देखा, चौथा पांचवा देखने की जरूरत नहीं है, चौथा पांचवा का वही इंपॉर्टेंस है जो आपने घेर लिया है कि चौथा है अंटार्कटिका, पांचवा है आर्कटिक, बस उसका उतना ही घटते हुए क्रम में, आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में यही है जिसको आपको याद रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस जलमंडल की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं और ले चलते हैं आपको बूस्टर फैक्ट में, जिसमें आप 10 कम से कम ऐसे तथ्य को लिखेंगे जो आपके लिए प्रासंगिक होगा। तो लिखिएगा 10। सबसे पहला लिखो, महासागरीय लवणता औसत, महासागरीय औसत लवणता, महासागरीय औसत लवणता 35% है, 35% है, ठीक है कि नहीं। और लवणता का कारण क्या है, NaCl, तो लिखेंगे लवणता का कारण है NaCl, लवणता का कारण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी है। और यह भी है कि महासागरीय लवणता जो 35% है वो क्या है, तो महासागरीय लवणता को हम मात्रा जो है उसका 1000 में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, 1000 में व्यक्त करते हैं। मतलब 1000 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्ट है, 1000 ग्राम सागरीय जल में कितना ग्राम सॉल्ट है, तो 35 ग्राम औसत है। तो 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो औसत है वही उसका क्या है, वही उसका प्रतिशत के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सागरीय लवणता आपका क्यों होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो सोडियम क्लोराइड के कारण, और जहां सागरीय लवणता अधिक होगा वहां वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी, निम्न होगी। तो ये इन सबको, ये सब तो जनरल साइंस है जिसको आपको जानना चाहिए। इसके अलावा सबसे अधिक लवणता, चूंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अभी ज्योग्राफी की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हालांकि केमिस्ट्री की बात कर ही ली है। सोडियम क्लोराइड क्या है, केमिस्ट्री है। और सबसे अधिक लवणता कहाँ है, बॉन झील, कहाँ, तुर्की में, वहां सबसे 330% है, वहां की लवणता कितनी है, 330% है। उसके बाद मृत सागर का है, उसके बाद किसका है, मृत सागर का है, तो लिखिए हाँ 240, तो लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक लवणता इस पृथ्वी पर, सबसे अधिक लवणता बान झील तुर्की में, बान झील तुर्की में, बान झील तुर्की में, वान झील तुर्की, वान झील तुर्की, बान झील, वान झील, वान झील तुर्की में है, इसको याद रखिएगा। तीसरा, दूसरे स्थान पर मृत सागर है, दूसरे स्थान पर मृत सागर है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 240% मृत सागर है। अच्छा, कौन बताएगा कि सागरों में सबसे अधिक लवणता कहां है, सागर में, भूमध्य सागर में। तो लिखेंगे सागरों में सबसे अधिक लवणता भूमध्य सागर में। एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा ये, ठीक है, हालांकि हम लिखाते नहीं,
और कॉमन सेंस होता है तो अपने आप बन जाता है। इतना जो आप पढ़ते हैं 10 महीना 8 महीना और उसके बाद भी कॉमन सेंस नहीं डेवलप हो तो दुख की बात है। सलाइन सेक्टर यंत्र क्या है, क्या मेजरमेंट करेंगे? अरे सलाइन से सैलिनिटी। तो यदि ये आपका डी में दे दिया समुद्री लवणता तो क्या दिक्कत है इसको चुनने में? लवणता का अंग्रेजी ही होता है क्या? तो हिंदी में भी दिया सलाइन, सलाइन सेक्टर यंत्र, अंग्रेजी में भी दिया यही। तो मापते हैं क्या? ठीक है कि नहीं? जा इतना मीटर पढ़े, ये तो पढ़वे नहीं किए। इसी के लिए कहते हैं कि 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जब तक आप उस तरह की प्रतिपन्नति का विकास नहीं करेंगे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और कंपटीशन के लिए थोड़ा सा वो 2-4% बड़ा मायने रखता है, तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ निकालिए व्युत्पत्ति है ना, हिस्ट्री में निरुक्त शास्त्र व्युत्पत्ति, उसमें क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हुई। आप पकड़िए ना कि सलाइन क्या है, सैलिनिटी लवणता। डी में क्या लिखा है, समुद्री लवणता, इसका अंग्रेजी हिंदी लिखा है। क्या दिक्कत है उसको चुनने में? कोई दिक्कत नहीं है, आज भी नहीं लिखा रहे हम, लेकिन चर्चा जरूर कर दिए कि मैंने प्रश्न देखा तो आप भी देख लीजिए भाई, कि आपको भी भविष्य में ऐसा सामने आ जाए तो ऐसा नहीं कि उल्टा बना के आ जाइए। नहीं, लगता है कुछ बात इसमें जरूर है, हो गया। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये भी है कि नदी जो अवसाद ले जाता है सागर में, वो सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल्स ले जाता है? सोडियम नहीं ले जाता है, ले जाता है कैल्शियम। ठीक है कि नहीं? सबसे वो लिखाएंगे, क्योंकि वो आपका वो उसमें कॉमन सेंस नहीं, वो फैक्ट। और इसमें क्या है, इसमें कॉमन सेंस है। ठीक है, तो लिखिए, वो लिख लेना। नदी जो अवसाद सागर में ले जाता है, नदी जो सागर में अवसाद ले जाता है, उसमें कैल्शियम लवण की मात्रा, उसमें कैल्शियम लवण की मात्रा वहां कैल्शियम लवण की मात्रा अधिक होती है। नदी जो अपने साथ अवसाद ले आता है, नदी जो अपने साथ अवसाद ले जाता है, उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? उसमें कैल्शियम लवण की मात्रा अधिक होती है, उसमें कैल्शियम लवण की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसमें कैल्शियम लवण की मात्रा अधिक होती है। एक होता है हेलोक्लाइन जोन, एक होता है आइसोक्लाइन, आइसो हेलोक्लाइन। तो समान लवणता वाली रेखा क्या हो गई, आइसो हेलोक्लाइन हो गया। हेलोक्लाइन जोन होता है कि लवणता जो गहराई के साथ बढ़ता हो, उसको क्या कहेंगे, उसको हेलोक्लाइन जोन कहेंगे। तो लिखिएगा आइसो हेलोक्लाइन जोन, आइसोक्लाइन जोन समान लवणता वाले रेखा को कहते हैं। आइसोक्लाइन लिखो ना, समान लवणता वाले क्षेत्र को कहते हैं, समान लवणता वाले रेखा को कहते हैं, समान लवणता वाले रेखा को कहते हैं, समान लवणता वाले रेखा को कहते हैं। और हेलोक्लाइन जोन, और हेलोक्लाइन जोन ऐसा क्षेत्र जहां लवणता गहराई से बढ़ता हो। महासागर का ऐसा क्षेत्र, महासागर का ऐसा क्षेत्र जहां 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 गहराई, लवणता गहराई से बढ़ता हो, उसको क्या कहेंगे, हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन। हाँ, गहराई से बढ़ता है। तीसरा मतलब जो भी है, चौथा पांचवा, गर्म जलधारा होता है निम्न अक्षांश से ऊपर के अक्षांश की ओर बहता है, निम्न से ऊपर की ओर बहता है, भूमध्य सागर से ध्रुव की ओर बढ़ेगा।
और ठंडी जलधारा किधर बहेगी, उससे निम्न की ओर बहेगी। तो जो लिखना एक लाइन एक लिख लो, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। ठीक है, ध्रुव की ओर चलती है, ध्रुव की ओर चलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव मतलब निम्न से उच्च अक्षांश। नेक्स्ट, न्यूफाउंडलैंड का तट, न्यूफाउंडलैंड का तट, न्यूफाउंडलैंड का तट न्यूफाउंडलैंड का तट मछली के लिए प्रसिद्ध है, मछली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मछली के लिए प्रसिद्ध है। जहां गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा माने गर्म और ठंडा आकर मिलती मिलती। अभी मेरे द्वारा 2 बैंक निकाला गया था। एक डॉगर बैंक, कहां है डॉगर बैंक, लंदन में है, उत्तरी सागर में। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट, डॉगर बैंक, डॉगर बैंक इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। जबकि ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड के तट पर है, जबकि डॉगर बैंक न्यूफाउंडलैंड तट कनाडा के तट पर है, अभी लिखे भी है। जबकि ग्रैंड बैंक न्यू फॉलैंड अमेरिका कनाडा के तट पर है, अटलांटिक महासागर में। कौन महासागर में है ये, क्योंकि वहां गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के साथ मिलती है। ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोनों को याद रखना, ग्रैंड और डॉगर। हालांकि इतना पूछेगा नहीं कि कहां है, लेकिन यह जरूर पूछता है कि किस लिए प्रसिद्ध है। अब पूछ दिया तो भी तुम तैयार हो, ग्रैंड बैंक में तैयार हो कि नहीं, कि न्यूफाउंडलैंड कनाडा के तट पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा आकर गर्म और ठंडा एक दूसरे से मिलती है, प्लैंकटन बनता है, मछली संग्रहण क्षेत्र है। तो इस तरह से आपने इन छोटे छोटे बिंदुओं को एक एक करके देखा है। ठीक है कि नहीं, तो दोनों पे टिक लगा लीजिए पहले। किस दोनों पे, ग्रैंड और अल्निनो तो लिख ही लिए हैं आप, अल्निनो तो लिखा हुआ है ना मॉनसून में। अब लिखिएगा सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। महासागरीय महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कौन सा घास होता है यहां, सार्गेसम। कभी कभी पूछता भी है कि सार्गेसम क्या है, तो समुद्री घास है। और यहां सार्गेसम नामक एक समुद्री घास पाया जाता है, सार्गेसम नामक एक समुद्री घास पाया जाता है।
सार्गेसम नामक एक समुद्री घास पाई जाती है। ठीक है, और आज के अंत में 10 हो गया, कितना हुआ? 11 हो गया, तो छोड़ दो, एक और लिख लो। जापान की काली धारा क्यूरोसियो है। जापान की काली धारा क्यूरोसियो है। काली धारा माने ब्लैक करंट कहते हैं उसको, क्यूरोसियो है। क्यूरोसियो है। कौन सी है? कौन सी है? क्यूरोसियो है। अभी आपको बताया था कि कुछ जल संधि आपको हम 5-7 लिखवा देंगे चलते समय, तो लिख दीजिए प्रमुख जल संधि। प्रमुख जल संधि, प्रमुख जल संधि। सबसे पहले लिखिए हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज, हॉर्मुज, टिक लगा दीजिएगा। हॉर्मुज जल संधि दो देश के बीच में, पहले लिख लो ओमान और ईरान। ओमान और ईरान, लेकिन जोड़ता किसको किसको है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। लिखेंगे यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट, दूसरा है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर लिख दे क्या? ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, जिब्राल्टर। जिब्रा अल्टर, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से जोड़ता है। दो देश में कौन किसको किसको जोड़ता है? स्पेन को मोरक्को से, स्पेन को मोरक्को से, और भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और सागर को न जोड़ेगा, जल संधि है तो सागर को न जोड़ेगा, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये सब चर्चित है। मलक्का, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि दो देश पहले लिख लो। इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ता है। इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ता है। इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ता है।